इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा क्लास 7th के हिस्ट्री के 9th चैप्टर तक, जहाँ पर हमने मध्यकालीन भारत के बहुत सारे यहाँ पर प्रभावों को देखा है, बहुत सारे परिवर्तनों को समझा है, इतिहास से संबंधित बहुत सारी बातों की जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी क्लास 7th की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के वे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है वह डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो यहाँ पर अब हम मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यह जो 18वीं सदी का जो समय था, इस समय में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन जो हैं देखने के लिए मिलते हैं हमारे इतिहास में। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर दो मानचित्रों के माध्यम से किस प्रकार से जो अब मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं थी वो परिवर्तित हो गई थी और अब जो सीमाएं हैं वे बदल गई हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी 1500 से लेकर के आपका 1765 तक लगभग, यानी कि इस समय तक यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य ने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना विस्तार किया था। ये आप मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मुग़ल जो सल्तनत थी वो फैली हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर इन सारे के सारे जो क्षेत्र थे उनको हड़प दिया जाता है। तो 1765 में जब क्या होता है, ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक वहाँ पर हड़प दिया था। तो यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पूरा का पूरा क्षेत्र, जिसमें कि लाहौर, गुजरात, अवध, बंगाल, मालवा, हैदराबाद, मराठा, तो ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र थे ये कहीं ना कहीं सीमा थी मुग़ल सल्तनत की। लेकिन बाद में आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आधिपत्य हो चुका है। यह जो क्षेत्र दिख रहा है ये मध्य 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने अधीन कर दिया था। तो आप इन मानचित्रों को अच्छे से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में बहुत सारे राजनीतिक और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यह एकमात्र ऐसा समय था जब बहुत ही कम समय में इतने सारे जो चेंजेस थे वो भारत उपमहाद्वीप पर हुए थे। तो इस जो अध्याय में हम जो 18वीं शताब्दी से के जो पूर्वार्ध में लगभग जो 1707 से जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो इसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस दौरान जो हैं काफ़ी राजनीतिक शक्तियां भारत उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। तो इनके बारे में, यानी कि ये समझ था जब मुग़ल सल्तनत का पतन हो चुका था, तो उसके पतन के पश्चात जो छोटे छोटे जो राज्य थे वो अब पनप रहे थे। तो देखिए किस प्रकार से उनकी स्थितियां सुधरती हैं। तो हमने देखा था कि जो मुग़ल साम्राज्य है अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार से पहुंचा था, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसी तरह उसके सामने जो हैं बहुत तरह तरह के संकट उसके सामने खड़े हो गए। और ऐसा भी हुआ अनेक कारणों से। इसका प्रमुख कारण है कि बादशाह जो औरंगजेब ने यहाँ पर दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य की सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो औरंगजेब जो कि अंतिम शासक माना जाता है, तो उसने क्या किया था कि बहुत लंबे समय तक दक्कन में लड़ाइयाँ की थी। इसकी वजह से जो वहाँ पर उनके राज्य के संसाधन थे वे सारे के सारे समाप्त हो गए थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। ये दूसरा कारण है। और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए बहुत कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, जो कि दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुग़ल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में भी कमी आ गई। अब जो सूबेदार थे उन पर केंद्र का अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो जो अलग अलग सूबों के सूबेदार थे वो स्वयं ही राजस्व को इकट्ठा करते थे
और उसका अब कम ही भाग जो है केंद्र तक पहुंच पा रहा था, राजधानी तक पहुंच पा रहा था। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए जाते थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सूबेदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सूबेदारों एवं समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं पा रहे थे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मुग़ल सल्तनत का पतन होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से एक यहाँ पर लिखा गया है कि भरपूर फसल है लेकिन तिजोरियाँ खाली हैं। इसमें क्या है कि बड़े बड़े जो ज़मींदार थे इन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ पर जो फसलें किसानों के द्वारा उगाई जाती थी तो उनको वो क्या करते थे, बीच में ही हड़प देते थे और जो राज्य की जो तिजोरियाँ थी वे खाली हो रही थी। आप इसको पढ़ सकते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह भारी मात्रा में धन दौलत लेकर गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद यहाँ पर दिल्ली की स्थिति जो थी और भी दयनीय हो गई थी और उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का यहाँ पर तांता लग गया। वो बार बार यहाँ पर आक्रमण करने लगा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और उस पर लूट मचाई थी। तो नादिर शाह ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लूटा और दिल्ली सल्तनत को लूटा था। तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों के द्वारा किया गया। इसमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे और भी गर्त में चली गई। साम्राज्य पर सब और ओर से यहाँ पर दबाव पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता से उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी जो थे तुर्की मूल के थे। तो काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुग़ल बादशाहों फ़र्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। तो धीरे धीरे जो मुग़ल सल्तनत का पतन है वह आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से उस सल्तनत का अंत होता है। और अब जब सल्तनत का अंत हो जाता है तो नए राज्यों का उदय किस प्रकार से होता है। तो मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी। 18वीं शताब्दी के दौरान मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं सदी के राज्यों को 3 यहाँ पर परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। एक तो है अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद, जो कि उस समय मुग़ल प्रांत के प्रमुख प्रांत थे। हालांकि राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ऐसे राज्य जो मुग़लों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में आते हैं मराठे, सिख तथा जाटों के राज्य। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद
मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत खान जिसने कि अवध का स्थापना की थी, मुर्शीद कुली खान जिसने बंगाल की स्थापना की थी और आसफ जहाँ जिसने हैदराबाद को यहाँ पर बनाया था। तो ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शीद कुली खां दोनों तो 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाली उपद्रवों, मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उन क्षेत्रों का वास्तविक सदस्य बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए जिन्हें जागीरें प्रदान की गई। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का ही सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल के तट पर स्थित वस्त्रोत्पादन, धन संपदा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इन महत्वाकांक्षाओं पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लगा दी गई। यहाँ पे निजाम की फ़ौज का वर्णन किया जाता है तो निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। उसके पास कई हजार घुड़सवार थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। अवध बुरहान उल मुल्क शहादत खान द्वारा 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल सम्राट का विघटन होने, यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था उसका विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तक बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को समाप्त करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर दिया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदारों को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई।
इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अलग अलग दो जो कि राज्यों का यहाँ पर वर्णन किया, और यह वर्णन जो है काफ़ी विस्तृत वर्णन है, जिसमें कि हमने अवध और यहाँ पर आपके हैदराबाद राज्यों का यहाँ पर वर्णन को देखा है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको कि उस समय जो कि 18वीं सदी के बाद जो हैं वहाँ पर अपने अस्तित्व में आते हैं। तो इन राज्यों को हमने देखना है। तो वो जो पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।